Hello guys, welcome back on the lecture series of 12th class मैक्रो इकोनॉमिक्स। हम गवर्नमेंट बजट पढ़ रहे थे जो कि है यूनिट 4 और यूनिट 4 का हम पार्ट 4 डिस्कस कर रहे हैं आज। और इस पार्ट 4 में हम ये मेनली 4 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे और ये 4 टॉपिक्स हैं। पहला है टाइप्स ऑफ बजट जिसमें हम बैलेंस्ड बजट, डेफिसिट बजट और सरप्लस बजट कवर करेंगे। और दूसरा है मेजर्स ऑफ डेफिसिट बजट यानी कि डेफिसिट बजट जो है वो किस तरीके से मेज़र किए जाते हैं। तो पहला इसमें हम डिस्कस करेंगे फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। और फिर थर्ड पॉइंट में हम इम्प्लीकेशन ऑफ ईच डेफिसिट बजट जो है डिस्कस करेंगे कि आखिर इनका इम्पैक्ट जो है वो इकोनॉमी पे कैसा होता है और उन्हें सॉल्व कैसे किया जाता है अगर डेफिसिट है तो। और फोर्थ क्वेश्चन में हम कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे डेफिसिट से रिलेटेड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक विच इज़ द टाइप्स ऑफ बजट। तो इसमें हम टाइप्स ऑफ बजट डिस्कस करेंगे और जो पहला टाइप है वो बजट का बजट का वो है बैलेंस्ड बजट। और बैलेंस्ड बजट नाम से ही पता चल रहा है कि ये बैलेंस है, इसका मतलब दोनों साइडें हैं जो होंगी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वो क्या होंगी, अगर इक्वेशन के फॉर्म में है तो इक्वल होंगी। ओके, सो गवर्नमेंट बजट, अगर बजट की बात करें तो हमने देखा था इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है और दूसरी तरफ गवर्नमेंट की इनकम होती है। ठीक है, तो बैलेंस्ड का मतलब क्या हुआ कि एक्सपेंडिचर और इनकम क्या है आपस में गवर्नमेंट के बराबर है। ठीक है, तो बैलेंस्ड बजट क्या होता है, जहाँ पर गवर्नमेंट की जो एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर है और एक्सपेक्टेड इनकम है वो क्या होगा, आपस में अगर बराबर होगा तो बैलेंस्ड बजट कहलाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। अ बैलेंस्ड बजट इज वन इन विच द गवर्नमेंट्स प्रेडिक्टेड रेवेन्यू यानी कि गवर्नमेंट की इनकम रिसिट्स फॉर द ईयर इज इक्वल टू द एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये रेवेन्यू और एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर जो है आपस में अगर बराबर होंगे तो वो क्या होगा, बैलेंस्ड बजट होगा। एंड और बैलेंस बजट में देर इज नो बजट डेफिसिट एंड सरप्लस। जब इकोनॉमी में गवर्नमेंट का बजट जो है बैलेंस होता है तो इसका मतलब वहाँ पर कोई भी बजट डेफिसिट और सरप्लस की सिचुएशन नहीं अराइज होती है। ठीक है, तो ये एक तरीके से इक्वेशंस हैं जहाँ पर टोटल गवर्नमेंट बजट जो है वो क्या है, इक्वल है टोटल बजट रिसिट्स के। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, इफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज 2 लाख एंड इफ द बजट रिसीट्स इज 2 लाख देन इट इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड बजट, क्योंकि टोटल बजट एक्सपेंडिचर कितना है, 2 लाख करोड़ है और फिर टोटल बजट रिसीट्स कितनी है, ये भी क्या है, 2 लाख ही है। ठीक है, आपस में बराबर है। अब ये जो बैलेंस्ड बजट होता है ये एक तरीके से रेयर सिचुएशन होती है या आइडल सिचुएशन होती है। ठीक है, पर एक्चुअल में रियलिटी में अगर देखा जाए तो कोई भी इकोनॉमी जो है बैलेंस्ड बजट जो है वो बड़ी मुश्किल से ही एक तरीके से इस केस में, इस सिनारियो में आती है। ठीक है, तो ये एक रेयर सिचुएशन है, पर फिर भी हम डिस्कस करते हैं कि अगर बैलेंस्ड बजट है किसी भी नेशन का तो क्या ये एक अच्छी चीज़ होती है, मतलब इस बैलेंस्ड बजट अ गुड थिंग्स। तो देखते हैं कि क्या बैलेंस बजट होना जो एक अच्छी बात है या नहीं है, इसको हम डिस्कस करते हैं। सो यस, गवर्नमेंट बजट जो है वो एक अच्छी चीज़ है अगर बैलेंस्ड है तो, बिकॉज प्लानिंग अ बैलेंस्ड बजट हेल्प्स द गवर्नमेंट टू अवॉइड द एक्सेसिव स्पेंडिंग। तो बैलेंस्ड का मतलब क्या हुआ कि जितना हम कमा रहे हैं उतना ही गवर्नमेंट क्या कर रही है, खर्च कर रही है। यानी कि जितना गवर्नमेंट अर्न कर रही है टैक्स के रूप में, नॉन टैक्स के रूप में, उतना ही खर्च कर दे रही है। तो इसका मतलब गवर्नमेंट जो है वो एक्सेसिव एक्सपेंडिचर नहीं कर रही है, जो अननेसेसरी खर्च होते हैं वो नहीं कर रही है। अलाउज देम टू फोकस फंड्स ऑन एरियाज एंड सर्विसेज दैट रिक्वायर देम द मोस्ट। और इससे क्या होता है कि हम रिसोर्सेज का एफिशिएंटली एलोकेशन करते हैं और जो जो जिन चीज़ों पे खर्च करने की रियली में नीड है हम उस पर हम फोकस कर पाते हैं और फंड को फिर उसी एरिया और सर्विसेज में खर्च करते हैं। ठीक है, सो one of the main points behind the argument for the balanced budget is to protect the newer generations from the effect of the accumulated debt। अब जैसे हमें पता है कि मान लेते हैं, हमें पता है 5 साल की गवर्नमेंट होती है, तो मान लेते हैं कोई गवर्नमेंट जो है वो इलेक्ट हुई 2000 में, तो इसकी गवर्नमेंट कितनी होगी, 2005 तक होगी। उसके बाद मान लेते हैं अगर ये चेंज हो जाती है, गवर्नमेंट चेंज हो जाता है, इसमें दूसरे की सरकार आ जाती है, रूलिंग पार्टी, तो अब जो 2006 से 2010 तक जिसका रूल होगा वो किसी और पार्टी का होगा। तो लेट सपोज करते हैं इन 5 सालों में गवर्नमेंट जो है हमेशा डेफिसिट में ही रही, यानी कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो है हमेशा ज़्यादा ही रहा इनकम से। तो अगर ऐसा होता है तो अगली 5 साल होने के बाद जो होगा
तो अब ये एक्सपेंडिचर ज़्यादा कैसे हो सकता है इनकम से? तो गवर्नमेंट क्या करती है ऐसी सिचुएशन में? लोन लेना स्टार्ट करती है, बोरो स्टार्ट कर देती है। तो इसका मतलब इसका इंटरेस्ट रेट और जो बर्डन होगा लोन का, वो किस पे जाएगा? वो अगली गवर्नमेंट पे चला जाता है, ठीक है, या फिर अगली जनरेशन्स पे चला जाता है ना। यानी कि जो नए लोग आएंगे इस इकोनॉमी में, जो मतलब नई जनरेशन्स होगी, तो उनको एक तरीके से पे करना पड़े। क्यों पे करना पड़े? क्योंकि ये गवर्नमेंट जो है इंटरेस्ट रेट और जो लोन का अमाउंट है वो ऐसे थोड़ी ना पे करेगी अपने आप से। तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट टैक्स वसूलेगी इनसे ज़्यादा रेट में। और टैक्स कौन देगा? जो नए लोग हैं, जो नई जनरेशन है। तो बैलेंस्ड बजट जब होता है, तो जो नई जनरेशन होती है उन्हें प्रोटेक्शन एक तरीके से मिल जाता है, क्योंकि उनका बर्डन जो है वो कम हो जाता है ना। क्योंकि अगर इस कुछ 10-20 साल में अगर कोई गवर्नमेंट रूल करती है और उसने बैलेंस्ड बजट जो है वो मेंटेन कर रखा है, तो इसका मतलब आने वाली जो जनरेशन्स होगी उनको हायर टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने लोन ही नहीं लिया है, ठीक है। हाउएवर, फिर भी मतलब एक तरीके से ये अच्छी चीज़ तो होती है, फिर भी बैलेंस्ड बजट इज नीडेड ओनली व्हेन द इकोनॉमी इज इन फ्लरिश सिचुएशन। यानी कि इकोनॉमी जब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की सिचुएशन में होती है, यानी कि एक तरीके से अच्छी गति से मूव कर रही है, स्टेडी स्टेट में है, तभी बैलेंस्ड बजट जो है वो ओके माना जाता है। बट फॉर द अंडर डेवलप्ड नेशन, यानी कि जो पुअर नेशंस हैं, जिनको एक तरीके से जो भी डेवलपिंग नेशंस हैं, ठीक है, डेवलप्ड नेशन डेफिसिट बजट इज सजेस्टेड बाय द इकोनॉमिस्ट। तो इकोनॉमिस्ट उन्हें क्या सजेस्ट करते हैं कि आपका जो बजट होना चाहिए वो डेफिसिट में होना चाहिए। क्यों डेफिसिट में होना चाहिए? क्योंकि जब इकोनॉमी ग्रो करती है, या डेवलपिंग या एक तरीके से पुअर इकोनॉमी जब ग्रो करना स्टार्ट करती है, तो वहाँ फंड की कमी होती है, टेक्नोलॉजी की कमी होती है, ठीक है। और प्राइवेट सेक्टर के पास इतना मोटिवेशन नहीं होता, इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है, जिसकी वजह से एक हाई अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट कर सके। इसलिए गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो स्टार्ट करे, एक जो इकोनॉमी का जो इंजन है उसे एटलीस्ट स्टार्ट करें इनिशियल स्टेज पे, ठीक है। इसीलिए गवर्नमेंट का खर्चा होना ज़रूरी है जब इकोनॉमी अगर अंडर डेवलप्ड है या पुअर नेशंस हैं, ठीक है। तो इसीलिए बैलेंस्ड बजट अच्छा भी है और बैलेंस्ड बजट ठीक भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये दूसरा टाइप का बजट है जिसमें हम सरप्लस बजट पढ़ेंगे। अब ये सरप्लस का मतलब ही होता है कि कुछ चीज़ ज़्यादा होना। तो अभी हमने देखा दो कंपोनेंट होते हैं गवर्नमेंट के। एक जो कंपोनेंट होता है वो होता है गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, और दूसरा जो कंपोनेंट होता है वो होता है गवर्नमेंट की इनकम। अब सरप्लस का मतलब क्या हुआ? कि गवर्नमेंट की इनकम जो है वो क्या है? एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है, ठीक है। सो बजट सरप्लस अकर्स व्हेन इनकम एक्सीड्स एक्सपेंडिचर। तो इनकम जब ज़्यादा होता है तो गवर्नमेंट बजट जो है वो सरप्लस में होता है, ठीक है। सो द गवर्नमेंट इनकम इज ग्रेटर देन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, देन द सिचुएशन इज कॉल्ड द सरप्लस बजट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द बजट एक्सपेंडिचर इज 2.4 लाख करोड़ एंड इफ द बजट रिसीट इज 2.8 लाख करोड़, देन इट इज कॉल्ड द सरप्लस बजट। क्यों सरप्लस बजट है? क्योंकि जो गवर्नमेंट का खर्चा है वो 2.4 लाख करोड़ है, ठीक है। तो 2.4 लाख करोड़ जो है वो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है। और गवर्नमेंट कमा कितना रही है? गवर्नमेंट जो कमा रही है वो 2.8 लाख करोड़ है। तो इसका मतलब 0.4 लाख करोड़ ज़्यादा गवर्नमेंट कमा रही है ना। इनकम ज़्यादा है गवर्नमेंट की। तो ऐसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं? सरप्लस बजट बोलते हैं। अब सरप्लस बजट इकोनॉमी के लिए ठीक होता है या नहीं होता है, डिस्कस करते हैं। सो इज अ बजट सरप्लस अ गुड थिंग? सो पहला जो इसका आंसर है वो है यस, बिकॉज इट मीन्स दैट द गवर्नमेंट हैज मनी लेफ्ट ओवर दैट कैन बी री इन्वेस्टेड। तो जो बचा हुआ पैसा है उसे दोबारा री इन्वेस्टेड किया जा सकता है, स्पेंड किया जा सकता है टू पे ऑफ द डेट। यानी कि जो लोन लिया गया होगा पिछली गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है, या फिर अभी करंट गवर्नमेंट द्वारा, तो डेट पे करने में, यानी कि जो लोन लिया है उसको पेमेंट करने में हमें हेल्प मिलती है, जो हमारी इनकम ज़्यादा होती है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से, ठीक है। विच रिड्यूसेस द इंटरेस्ट रेट, क्योंकि आप अगर जल्दी पेमेंट कर देते हो लोन का, रीपेमेंट कर देते हो, तो इस पे जो पड़ने वाला इंटरेस्ट रेट होता है वो कम हो जाता है। तो बजट सरप्लस जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट एक तरीके से चीज़ है, ठीक है। क्योंकि क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो एक तरीके से री इन्वेस्ट करती है उस पैसे को, और लोन के अमाउंट को रीपेमेंट कर सकती है। व्हेन देयर इज ए टू मच इन्फ्लेशन, जब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होता है। अब हमने लास्ट
यूनिट 3 में हमने देखा था इन्फ्लेशनरी गैप, जब एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होती है एग्रीगेट सप्लाई से फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल में, तब इन्फ्लेशन आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड यानी कि डिमांड ज़्यादा होगी सप्लाई से, तो उसे हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो द गवर्नमेंट कैन परस्यू द सरप्लस बजट पॉलिसी। तो गवर्नमेंट क्या परस्यू कर सकती है इन्फ्लेशन को कम करने के लिए? सरप्लस बजट पॉलिसी। और सरप्लस बजट पॉलिसी में क्या होता है कि इनकम जो है वो गवर्नमेंट की ज़्यादा होती है और गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर होता है वो क्या होता है, कम होता है। तो इस सिचुएशन को लाने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट जो है वो टैक्स को बढ़ाएगी, क्योंकि टैक्स बढ़ाने से इनकम बढ़ेगी, और अपने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को क्या करेगी, कम करेगी। जब टैक्स बढ़ाती है सरप्लस बजट पॉलिसी में, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम होता है, तो गवर्नमेंट सरप्लस सिचुएशन में चलती है, यानी कि बजट इसका सरप्लस में ही होता है। अब बजट सरप्लस में होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि गवर्नमेंट कम खर्चा कर रही है, तो एग्रीगेट डिमांड अपने आप कम होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। So the next point is a budget surplus can be used to reduce the taxes। अब बजट सरप्लस जो है वो टैक्सेस को रिड्यूस, क्योंकि टैक्स इसलिए लगाया जाता है कि गवर्नमेंट की इनकम अर्न हो, इससे इनकम का सोर्स बना रहे। पर गवर्नमेंट के पास पहले से ही ज़्यादा पैसा है, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, सोसाइटी को वेलफेयर प्रोवाइड कर सकती है, टैक्स में रिलीफ दे सकती है, ताकि जो एक तरीके से इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ हैं उसको और ज़्यादा बढ़ाया जा सके, ठीक है। स्टार्ट न्यू प्रोग्राम्स, नए प्रोग्राम से स्टार्ट कर सकती है, और जो पहले से ही प्रोग्राम्स हैं उन्हें फंड कर सकती है, ठीक है। बट इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं। हाउएवर इट डिपेंड्स However, it depends on how wisely the government is spending money। पर डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट जो एक्सिस मनी है उनके पास वो कैसे खर्च कर रही है, ठीक है। इफ द गवर्नमेंट हैज अ सरप्लस बिकॉज ऑफ द हाई टैक्सेस, reduced public services, then it can result in net loss for the economy as a whole। पर गवर्नमेंट मान लेते हैं गवर्नमेंट बजट सरप्लस में है, पर गवर्नमेंट बजट सरप्लस में कैसे, गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया जिसकी वजह से गवर्नमेंट की रेवेन्यू ज़्यादा हो गई एक्सपेंडिचर से, तो गवर्नमेंट किस सिचुएशन में है, सरप्लस बजट में है। पर टैक्स ज़्यादा लगाएगी तो ये किस पे इम्पैक्ट पड़ता है, गरीबों पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो अगर ज़्यादा टैक्स लग रहा है तो इसका मतलब ज़्यादा लोगों को टैक्स देना पड़ेगा, तो इससे उनकी लाइफ स्टैंडर्ड जो होगी, जो लिविंग क्वालिटी होगी वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ओवरऑल जो इम्पैक्ट पड़ेगा वेलफेयर पे, सोसाइटी पे, वो क्या हो जाएगा, वो लॉस हो जाएगा, एक तरीके से वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये एक नेगेटिव पॉइंट है सरप्लस बजट का। थर्ड जो बजट टाइप्स है वो है बजट डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब आपको पता होगा घाटा होना, और घाटा कब होता है, जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो है, जब आप ज़्यादा खर्च कर रहे हो, तो गवर्नमेंट जब ज़्यादा खर्च करती है अपनी इनकम से, तब गवर्नमेंट का घाटा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बजट डेफिसिट बोलते हैं। अब बजट डेफिसिट अकर्स व्हेन द एक्सपेंसेस एक्सीड्स रेवेन्यू। तो जब एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं रेवेन्यू से, तो गवर्नमेंट क्या होती है, डेफिसिट की सिचुएशन में चली जाती है, ठीक है। एंड द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन द गवर्नमेंट इनकम, देन द सिचुएशन इज कॉल्ड द बजट डेफिसिट, ठीक है। फॉर इंस्टेंस सर्टेन अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स एंड पॉलिसीज में कोज अ बजट डेफिसिट। अब बजट डेफिसिट कब होता है, गवर्नमेंट ये तो नहीं चाहेगी कि वो खर्च करती है हमेशा ही, ठीक है, क्योंकि अगर ज़्यादा खर्च कर रही है अपनी इनकम से, तो हमें गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ता है पैसा। अब बोरो कर रही है तो इससे बर्डन आएगा गवर्नमेंट पे, इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा, इसलिए गवर्नमेंट जो है वो ऐसे अननेसेसरी ज़्यादा खर्चा करने के लिए लोन नहीं लेती है। तो इसका मतलब कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो पॉलिसी से रिलेटेड है, और दूसरा जो अनएंटिसिपेटेड है, ठीक है, यानी कि कंटीजेंट जो सिचुएशन होती है, जैसे कोविड-19 में हमें पता है कि ये पता नहीं था कि कोविड-19 इतना बैड इम्पैक्ट करेगी इकोनॉमी को, लोगों को। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया था, बहुत हैवी लोन जो है वो जो वर्ल्ड्स रिप्रेजेंटेटिव फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जैसे वर्ल्ड बैंक या IMF, उनसे लोन काफ़ी लिया था, ठीक है। तो ऐसी अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स में या पॉलिसीज जब करती है, तब ऐसे में बजट डेफिसिट हो जाता है, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कि बजट डेफिसिट क्या होता है। सो बजट डेफिसिट अराइजेज व्हेन if the budget expenditure is 5 lakh crores and if the budget receipt is 3 lakh, then it is called the budget deficit। यानी कि गवर्नमेंट का खर्चा जो है वो 5 लाख करोड़ है, पर गवर्नमेंट की इनकम जो है 3 लाख करोड़ है, तो खर्चा ज़्यादा है गवर्नमेंट का इनकम का, तो इसका मतलब ये 2 लाख जो करोड़ एक्स्ट्रा गवर्नमेंट खर्च कर रही है, ये कहाँ से करेगी, ये बोरो से करेगी, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करेगी, बोरोइंग लेगी, लोन लेगी, ठीक है। तो ये जो 2 लाख रुपए ज़्यादा हैं खर्च कर रही है, तो इसी को क्या बोलते हैं, डेफिसिट, यानी गवर्नमेंट घाटे में चल रही है, ठीक है। इज द बजट डेफिसिट गुड थिंग्स? तो यस। अब ये देखो, बजट डेफिसिट जो है वो
खर्चा ज़्यादा है इनकम से, तो ये इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं और पॉजिटिव पॉइंट्स भी होते हैं। यानी कि ये अच्छा भी होता है अगर गवर्नमेंट घाटे में चल रही है, और बुरा भी होता है। तो अच्छा कब होता है देखते हैं। सो यस, इन द स्लो डाउन फेज, यानी कि गवर्नमेंट जब स्लो डाउन फेज में होती है इकोनॉमी, तब डेफिसिट बजट कैन बूस्ट द इकोनॉमी। स्लो डाउन सिचुएशन कब होती है? जब एग्रीगेट डिमांड लेस देन होती है एग्रीगेट सप्लाई से, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर, ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर। आई होप आपने यूनिट 3 में डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड अनएम्प्लॉयमेंट में ये पढ़ लिया होगा कि यूनिट 3 जो है एक तरीके से फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। ठीक है, इस पे वीडियोस मैंने बना रखी है, यूनिट 3 पे कंप्लीट वीडियोस हैं, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, सो एग्रीगेट डिमांड जब लेस देन होती है एग्रीगेट सप्लाई से, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अगर से कंपेयर करें, तब इकोनॉमी में अगर बजट डेफिसिट है, यानी कि गवर्नमेंट का खर्चा ज़्यादा है गवर्नमेंट की रेवेन्यू से, यानी कि टैक्सेस से, तब गवर्नमेंट जो है वो इकोनॉमी को बूस्ट कर सकती है, स्लो डाउन से बाहर निकाल सकती है ना। और फिर क्या होगा कि इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, और इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, क्योंकि गवर्नमेंट खर्च करेगी, खर्च करने से प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी और गवर्नमेंट और लोगों को काम मिलेगा और जीडीपी भी बढ़ेगी। सो द बजट डेफिसिट मीन्स द रिडक्शन इन टैक्सेस विच एनहेंसेस द ओवरऑल वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमीज। ठीक है, however it is not good things always, और ये हमेशा एक अच्छे के लिए नहीं होता है, तो इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। पहला है इन इन्फ्लेशन बजट डेफिसिट कैन वर्सन द सिचुएशन, इट में लीड टू द हाइपर इन्फ्लेशन। पर अगर इकोनॉमी में स्लो डाउन का फेज है तब तो बजट डेफिसिट ठीक है, पर अगर इकोनॉमी पहले से ही जो है वो इन्फ्लेशन सिचुएशन फेस कर रही है, तो ऐसे में अगर बजट डेफिसिट हो गया, यानी कि गवर्नमेंट का खर्चा ज़्यादा हो गया गवर्नमेंट की रेवेन्यू से, तो ये जो सिचुएशन है ये और बेकार कर सकती है, वर्स कर सकती है सिचुएशन को, करंट सिचुएशन को, और ये हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन भी ला सकती है। हाइपर इन्फ्लेशन ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा स्काई रॉकेटिंग होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। ठीक है, and the next point is the high budget deficit lead to the increase in tax in future and it burdens the next generation and lead to the intergenerational gap। अब हाई बजट है तो अब ये बजट का अमाउंट जो, तो लोन लेगी गवर्नमेंट, सिंपल सी बात है, अगर बजट डेफिसिट ज़्यादा है तो गवर्नमेंट लोन लेगी, और लोन ले रही है तो इसका मतलब लोन का पैसा कहाँ से आएगा, लोन का पैसा गवर्नमेंट टैक्स से वसूलेगी। तो इसका मतलब आने वाली जनरेशन्स में अगर लोन आज लिया गया है तो उसकी पेमेंट कल करनी पड़ेगी, और जब पेमेंट कल करनी पड़ेगी या मतलब अगले जनरेशन्स में करनी पड़ेगी, तो अब अगली जनरेशन्स को हाई टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि इस जनरेशन का गलत डिसीजन जो है, इसका इम्पैक्ट जो है वो दूसरी जनरेशन पे पड़ता है, तो इससे नेक्स्ट जनरेशन जो है वो वर्स तरीके से इफेक्ट होगा और इंटर जनरेशनल गैप जो है क्रिएट होगा। अब बजट डेफिसिट कैन लीड टू द हायर लेवल्स ऑफ बोरोइंग्स, ठीक है, क्योंकि इसको फाइनेंस करने के लिए लोन लेना पड़ता है, एंड द हायर इंटरेस्ट पेमेंट एंड लो री इन्वेस्टमेंट विच विल रिजल्ट इन द लोअर रेवेन्यू ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर। और रेवेन्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि हम ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं, लोन अमाउंट पे कर रहे हैं, तो जितना कमाया है सब उसी में चला जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ बजट में, टाइप्स ऑफ बजट डेफिसिट, सॉरी। ठीक है, तो बजट डेफिसिट देख लेते हैं। तो पहला जो है वो है रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? रेवेन्यू डेफिसिट इज कंसर्न्ड विद द रेवेन्यू बजट। ठीक है, व्हेन द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट आर मोर देन इट्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स। तो जब गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू बजट यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, अगर गवर्नमेंट के ज़्यादा है रेवेन्यू रिसिप्ट से, तो उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? उस सिचुएशन को हम रेवेन्यू डेफिसिट बोलते हैं। ठीक है, so it implies the government is unable to meet its day-to-day expenditure out of its revenue receipts। ठीक है, तो देखो हमने जो बजट कंपोनेंट पढ़ा था उसमें हमने देखा था बजट कंपोनेंट जो है वो रेवेन्यू बजट था, और दूसरा हमने पढ़ा था कैपिटल बजट। ठीक है, तो रेवेन्यू बजट में हमने दो कंपोनेंट और पढ़े थे अगर आपको याद होगा, जिसमें पहला था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, और दूसरा था रेवेन्यू रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट्स, तो अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा है रेवेन्यू रिसिप्ट से, तो ये जो सिचुएशन होगी इसको हम रेवेन्यू बजट डेफिसिट बोलते हैं। ठीक है, या आप इसे रेवेन्यू डेफिसिट ही बोल दो। ठीक है, और रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है वो ज़्यादा होता है रेवेन्यू रिसिप्ट से। और ये कैसे फाइंड आउट किया जाता है? इन दोनों के डिफरेंस से फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, सो अब इसकी अब हमें पता है कि रेवेन्यू डेफिसिट या रेवेन्यू बजट क्या होता है, जो गवर्नमेंट की डे टू डे फंक्शनिंग में जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हुआ और गवर्नमेंट की इनकम जनरेट होती है। तो अगर डे टू डे फंक्शनिंग में गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज़्यादा है गवर्नमेंट के रेवेन्यू से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट जो है रेवेन्यू डेफिसिट फेस कर रही है। ठीक है,
और इसका इट इम्प्लाइज दैट द गवर्नमेंट इज अनेबल टू मीट इट्स डे टू डे एक्सपेंडिचर आउट ऑफ इट्स रेवेन्यू। तो रेवेन्यू में से इसका मतलब गवर्नमेंट जो है फेल हो जा रही है एक्सपेंडिचर को मीट अप करने में, तो एक्सपेंडिचर हमेशा ज़्यादा ही हो जा रहा है। अब इसका इम्प्लीकेशंस क्या होता है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है अगर रेवेन्यू डेफिसिट ज़्यादा है? हाई रेवेन्यू डेफिसिट शोज द फिजिकल इनडिसिप्लिन। तो इसका मतलब गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है, अननेसेसरीज खर्चे कर रही है। तो गवर्नमेंट जो है वो डिसिप्लिन में नहीं है, इसे हम फाइनेंशियल डिसिप्लिन बोलते हैं, जब गवर्नमेंट एक तरीके से सही डिसीजंस लेती है और डेफिसिट नहीं होता है। ठीक है, तो ये इनडिसिप्लिन सिचुएशन है। इट शोज द वेस्टफुल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेशन का ये वेस्टफुल एक्सपेंडिचर माना जाता है जब रेवेन्यू डेफिसिट होता है। इट इम्प्लाइज दैट द गवर्नमेंट इज डिस सेविंग, यानी कि सेविंग का यूज कर रही है, एंड द गवर्नमेंट इज सेविंग यूजिंग अ सेविंग फॉर द अदर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी टू फाइनेंस कंजम्पशन, है ना। डिस सेविंग का मतलब होता है सेविंग का यूज करना। इट रिड्यूसेस द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट ड्यू टू डिस इन्वेस्टमेंट। कभी कभी क्या होता है कि इस रेवेन्यू डेफिसिट इतना ज़्यादा हो जाता है कि गवर्नमेंट को अपनी संपत्ति बेचनी पड़ती है इसके खर्चे को पूरा करने के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, डिस इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जो गवर्नमेंट की संपत्तियाँ होती हैं उसे बेचा जाता है, तो गवर्नमेंट की एसेट्स क्या होती है, कम हो जाती हैं इससे। अ हाई रेवेन्यू डेफिसिट गिव्स अ वार्निंग सिग्नल टू द गवर्नमेंट टू ईदर कर्टेल इट्स एक्सपेंडिचर और इंक्रीज इन रेवेन्यू। अब हाई जब गवर्नमेंट होती है तो एक रेड फ्लैग की सिचुएशन होती है या अलार्मिंग सिचुएशन होती है गवर्नमेंट के लिए। तो इसे ये तो इसमें क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, या तो अपने कर्टेल यानी कि जो सिचुएशन है, समस्या है एक्सपेंडिचर की, उसे कम करना चाहिए या अपनी रेवेन्यू को बढ़ाना चाहिए, वरना ये सिचुएशन और ज़्यादा वर्सन हो सकती है। दूसरा है कि व्हाट आर द मेजर्स टू रिड्यूस द रेवेन्यू डेफिसिट। अब मेजर्स क्या है, मतलब रेवेन्यू डेफिसिट अगर है तो इसे कम कैसे किया जा सकता है। हमें पता है रेवेन्यू डेफिसिट कब होता है, रेवेन्यू डेफिसिट तब होता है जब गवर्नमेंट की रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है वो ग्रेटर देन होता है गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ठीक है, रिसिप्ट्स का मतलब होता है गवर्नमेंट की इनकम। अब ये देखो रेवेन्यू वर्ड मैंने बताया था, रेवेन्यू वर्ड का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि इससे गवर्नमेंट के एसेट्स एंड लाइबिलिटी पर इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली नहीं पड़ता है पर इनडायरेक्टली पड़ता है, क्योंकि इनको पे करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो डिस इन्वेस्टमेंट कर सकती है। ठीक है, इसकी घाटे को। तो जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन होता है रेवेन्यू रिसिप्ट से, तो ऐसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं हम, रेवेन्यू डेफिसिट बोलते हैं, यानी कि राजस्व घाटा हिंदी में कहते हैं। ठीक है, अब इसको कम कैसे किया जा सकता है, तो देखो दो ही एलिमेंट है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और रेवेन्यू रिसिप्ट है। तो पहला है रिड्यूस द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है इसलिए घाटा हो रहा है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। सो द गवर्नमेंट कैन टेक मेजर्स टू कट द अननेसेसरी एंड अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट कैसे कर सकती है, जो अननेसेसरी और अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है उन्हें कम करके अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम कर सकती है। और जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा तो डेफिसिट भी कम होगा। ठीक है, या फिर अपने रेवेन्यू रिसिप्ट्स को इंक्रीज कर सकती है। तो गवर्नमेंट शुड इंक्रीज इट्स रेवेन्यू थ्रू द टैक्सेस एंड अदर नॉन टैक्स सर्विसेज। तो गवर्नमेंट या तो इसको बढ़ा दे, सिंपल सी बात है, या तो इसको कम कर दे या तो इसको बढ़ा दें, या दोनों ही आप कर सकते हैं। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन से लेते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं डेफिसिट से रिलेटेड। ठीक है, देखो इसमें क्या बोला गया है, इन द गवर्नमेंट बजट, आपको फार्मूला याद होना चाहिए कि रेवेन्यू बजट कैसे कैलकुलेट किया जाता है और रेवेन्यू डेफिसिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। एक बार मैं लिख देता हूँ। सो रेवेन्यू डेफिसिट जो है, रेवेन्यू डेफिसिट जो है कैसे कैलकुलेट किया जाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस में रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ठीक है, तो देखते हैं ये फॉर्मूला है। तो इन द गवर्नमेंट बजट द रेवेन्यू डेफिसिट इज 40 करोड़। रेवेन्यू डेफिसिट जो है 40 करोड़, यानी कि इसका अमाउंट गिवन है। एंड इफ द रेवेन्यू रिसिप्ट इज 80 करोड़, और ये 80 करोड़ ये हमें गिवन है। ठीक है, एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर इज 120 करोड़। ठीक है, देन हाउ मच इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब देखो इसमें चार एलिमेंट गिवन है, एक रेवेन्यू डेफिसिट है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो देखो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर भी गिवन है, पर इस मामले में देखो कैपिटल का तो कोई वर्ड ही नहीं है, क्योंकि हम रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, रेवेन्यू बजट की बात कर रहे हैं, जिसमें कैपिटल एलिमेंट तो शामिल ही नहीं होता, ये तो कैपिटल बजट का पार्ट होता है। तो इसलिए हम ये कंफ्यूजिंग करने के लिए ये जो स्टेटमेंट गिवन है कंफ्यूजिंग करने के लिए, ठीक है, इसका कोई भी यूज़ नहीं होगा। तो अब देखो रेवेन्यू डेफिसिट की वैल्यू जो है वो 40 दे रखी है, 40 करोड़ है, इसको पुट कर देते हैं। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है ये हमें फाइंड आउट करना है, और ये रेवेन्यू रिसिप्ट जो है वो 80 करोड़ है, तो इसको आप इधर ट्रांसफर करोगे कितनी आ जाएगी, 120। इसका मतलब रेवेन्यू जो एक्सपेंडिचर की वैल्यू है वो कितनी है, 120 करोड़ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब।
अब बात करते हैं दूसरे मेजर्स की तरफ, फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट तब होता है द गवर्नमेंट बजट इज सेड टू बी इन फिजिकल डेफिसिट व्हेन द टोटल बजट एक्सपेंडिचर, यानी कि टोटल बजट में रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट दोनों इंक्लूड हो जाता है, याद रखना। द टोटल बजट आर द मोर देन द टोटल रिसिप्ट्स, ठीक है, एक्सक्लूडिंग द बोरोइंग्स ड्यूरिंग द फिजिकल ईयर। अब ये याद रखना, एक जैसे हमें पता है कि जो फिजिकल डेफिसिट होता है, फिजिकल डेफिसिट फिजिकल डेफिसिट में टोटल एक्सपेंडिचर आता है गवर्नमेंट का, जिसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों इंक्लूड होते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ टोटल एक्सपेंडिचर माइनस में टोटल रिसिप्ट्स। अब देखो टोटल रिसिप्ट्स जो है उसमें बोरोइंग से भी रिसिप्ट्स आती है, बोरोइंग से भी इनकम जनरेट होती है, तो इसमें बोरोइंग को हमें इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है, ये याद रखना। अदर देन बोरोइंग्स, यानी कि यहाँ लिखा है कि एक्सक्लूडिंग द बोरोइंग्स, बोरोइंग को छोड़कर, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा बोरोइंग क्यों नहीं ले रहे हैं हम यहाँ पर। तो फिजिकल डेफिसिट ऐसे फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ लिखा है कि फिजिकल डेफिसिट जिसमें टोटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, और माइनस में टोटल रिसिप्ट्स जिसमें रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स है, अदर देन द बोरोइंग्स, ठीक है। तो इसको हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये अगर हम रेवेन्यू पार्ट को अलग लें, जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और माइनस में रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ये हमने ये पार्ट ये है यहाँ कर दिया है और इसको हमने यहाँ ले लिया है, तो हमें पता है ये फिजिकल, ये जो अभी हमने पढ़ा ये रेवेन्यू डेफिसिट है, जो कि अभी हमने फर्स्ट जो मेजर्स पढ़ा था टाइप्स का डेफिसिट का वो है। तो इसकी जगह हम रेवेन्यू डेफिसिट लिख सकते हैं, प्लस में कैपिटल एक्सपेंडिचर और माइनस में कैपिटल रिसिप्ट्स हैं अदर देन बोरोइंग, ठीक है। ठीक है, तो इसमें रेवेन्यू डिफिसिट आप कई तरीके से इससे नाम दे सकते हो, ठीक है। फिजिकल डेफिसिट ऐसे फाइंड आउट किया जा सकता है। सो अ लार्ज शेयर ऑफ द रेवेन्यू डेफिसिट अ लार्ज शेयर इन फिजिकल डेफिसिट इंडिकेटेड दैट द लार्ज पार्ट ऑफ द बोरोइंग इज बीइंग यूज्ड टू मीट इट्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नीड्स द एक्सपेंडिचर नीड्स रादर देन द इन्वेस्टमेंट। पर अगर रेवेन्यू डेफिसिट ज़्यादा है अगर इससे कैपिटल एक्सपेंडिचर से, तो इसका मतलब क्या होगा कि गवर्नमेंट डे टू डे फंक्शनिंग में ज़्यादा खर्च कर रही है, ना कि इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए खर्च कर रही है। ना असेट्स क्रिएट हो रही है, ना लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है, सिर्फ गवर्नमेंट क्या कर रही है, डे टू डे फंक्शनिंग के लिए ज़्यादा खर्च कर रही है। अगर रेवेन्यू डेफिसिट ज़्यादा होता है फिजिकल डेफिसिट में, तो रेवेन्यू डेफिसिट कहाँ से आया, इसी एलिमेंट से आया, ठीक है। अब बात करते हैं इम्प्लीकेशंस की, कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा अगर गवर्नमेंट फिजिकल डेफिसिट ज़्यादा है गवर्नमेंट का। सो इट लीड्स टू द इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स। इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्यों आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है। एक्सपेंडिचर ज़्यादा होने से जो गवर्नमेंट का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, तो गवर्नमेंट एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा बढ़ने लग जाती है, और एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होगी एग्रीगेट सप्लाई से, तो प्राइसेस बढ़ने लग जाते हैं, ठीक है। अ कंट्री हैज़ टू फेस द डेट ट्रैप। डेट ट्रैप क्यों होगा, क्योंकि अब देखो इस डेफिसिट ज़्यादा है, तो इस डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, लोन लेगी। और लोन अगर ले रही है तो एक तरीके से इंटरेस्ट रेट भी पेमेंट करना पड़ेगा। तो कभी कभी लोन इतना ज़्यादा हाई हो जाता है कि इंटरेस्ट रेट पे करने के लिए भी लोन लेना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट क्या होती है, फंस जाती है, ट्रैप बन जाता है, ठीक है। जहाँ पर गवर्नमेंट पहले लोन लेती है, फिर लोन को पेमेंट करने के लिए लोन लेती है, फिर उस पर इंटरेस्ट लगता है तो उसे भी नहीं चुका पाती, तो गवर्नमेंट फिर और लोन लेना स्टार्ट करती है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, डेट ट्रैप बोलते हैं, ठीक है। सो इट रिड्यूसेस द फ्यूचर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब खर्चा ज़्यादा है तो टैक्स आगे लगेगा ज़्यादा, क्योंकि इसे पूरा करना है, फाइनेंस करना है, और फिर नेक्स्ट जनरेशन जो होगी उसकी इकोनॉमी जो ग्रोथ होगी वो रुक जाएगी या कम हो जाएगी, ठीक है। इट इंक्रीजेज द लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि अमाउंट पे करना है फ्यूचर में इंटरेस्ट के साथ, तो इसलिए गवर्नमेंट की लाइबिलिटी जो है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। इट इंक्रीज द फॉरेन डिपेंडेंस। फॉरेन डिपेंडेंस कैसे हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट अगर ज़्यादा एक तरीके से खर्च कर रही है, ज़्यादा डेफिसिट हो रहा है, तो इसका मतलब गवर्नमेंट जो होगी वो बाहर से लोन लेगी, ठीक है। अब बाहर से जब लोन ले रही है तो गवर्नमेंट जो है वो उनके, जैसे आईएमएफ वर्ल्ड बैंक से अगर लोन लेती है तो ये कंडीशनल लोन होते हैं, यानी कि इन जो ये बोलते हैं उन सजेशन देते हैं कि इकोनॉमी को इन पैसे को आप ऐसे यूज़ करोगे वैसे यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए डिपेंडेंस जो है वो फॉरेन की वो बढ़ जाती है, ठीक है। सो व्हाट आर द मेजर्स टू करेक्ट द फिजिकल डेफिसिट, फर्स्ट है रिड्यूस द बजट एक्सपेंडिचर एंड इंक्रीज द रेवेन्यू रिसिप्ट। सिंपल सी बात है, एक्सपेंडिचर को कम कर दो और रेवेन्यू को बढ़ा दो। सो बाय रिड्यूसिंग द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कैन कॉप विद द फिजिकल डेफिसिट एंड द फाइनेंस बजट डेफिसिट थ्रू द डिसइन्वेस्टमेंट रिकवरी ऑफ लोन। तो इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। The interest payment as the per the government budget during the year, the 1,30,000 crores. If the total borrowing requirement of the government has extended the 2,40,000, देन हाउ मच इज द फिजिकल डेफिसिट। अब मैंने बताया था कि फिजिकल डेफिसिट में जो रिसिप्ट्स होती है उसमें बोरोइंग को छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं कि उस बोरोइंग के क्यों वहाँ एक्सक्लूड किया गया था। अब देखो जो
कुल खर्चा है गवर्नमेंट का, यानी कि जो टोटल एक्सपेंडिचर है, अगर वो ज़्यादा होता है गवर्नमेंट के टोटल इनकम से, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? सिंपल सी बात है, लोन लेगी। तो इसका मतलब गवर्नमेंट क्या करेगी? बोरोइंग करेगी, बोरो करेगी। तो ये बोरो का अमाउंट जो है वो क्या शो कर रहा है? ये बोरो का अमाउंट क्या शो कर रहा है? बोरे का अमाउंट जो है वो फिजिकल डेफिसिट को ही एक्चुअली शो कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर फिजिकल डेफिसिट हो रहा है तो उसको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? लोन लेगी। तो इसका मतलब फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग। ठीक है, तो इसीलिए हम वहां पर बोरोइंग को एक्सक्लूड करते हैं। तो जितना अमाउंट यहाँ बोरोइंग हो, तो बोरोइंग लिखा है 2,40,000, तो इसीलिए फिजिकल डेफिसिट क्या होगा? बोरोइंग के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें से याद रखना, फिजिकल डेफिसिट जो है बोरोइंग के बराबर होता है, और इसका आंसर है 2,40,000। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? प्राइमरी डेफिसिट जो होता है डिफरेंस होता है फिजिकल डेफिसिट का और इंटरेस्ट पेमेंट का। यानी कि फिजिकल डेफिसिट हमने निकाल चुके हैं, कैसे निकलता है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस में टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग में बोरोइंग। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं लास्ट स्लाइड में। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये क्या इंडिकेट करता है, यानी कि जो प्राइमरी बजट है, एक्चुअल में प्राइमरी बजट का मतलब क्या होता है और ये इंडिकेट क्या करता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि इट इंडिकेट्स हाउ मच ऑफ द गवर्नमेंट बोरोइंग इज गोइंग टू मीट एक्सपेंसेस अदर देन द इंटरेस्ट पेमेंट। यानी कि प्राइमरी डेफिसिट का मतलब ये हुआ, देखो डेफिसिट का मतलब तो घाटा हुआ, और ये फिजिकल डेफिसिट जो है वो क्या है? घाटा है। तो इसका मतलब फिजिकल डेफिसिट हमें पता है, फिजिकल डेफिसिट जो है वो किसके बराबर होता है? वो बोरोइंग के बराबर होता है। तो बोरोइंग माइनस में इंटरेस्ट है। तो इसका मतलब है कि प्राइमरी डेफिसिट क्या शो करता है कि गवर्नमेंट जो है वो जितना खर्चा लिया है, गवर्नमेंट ने जितना उधार लिया है एक्सपेंसेस में छोड़कर, यानी कि जो इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट अमाउंट है, उसको छोड़कर ये और कितना खर्च करने वाली है। ठीक है, सो हाउ मच ऑफ द गवर्नमेंट आर गोइंग टू मीट द एक्सपेंसेस अदर देन द इंटरेस्ट पेमेंट। अब इसे ठीक करने के क्या उपाय हैं? सो मेजर टू करेक्ट द डिफरेंट डेफिसिट। सो द मॉनेटरी एक्सपेंसेस ऑफ द डेफिसिट फाइनेंस, यानी कि मॉनेटरी एक्सपेंसेस किया जाए। मॉनेटरी एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि गवर्नमेंट जो है वो अपनी रिसिप्ट्स को बढ़ाए। ठीक है, बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक, पब्लिक से उधार ले लिया जाए इसे कम करने के लिए। ठीक है, क्योंकि पब्लिक से उधार लेगी तो इसे मनी प्रिंटिंग से ठीक किया जा सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें, वैसे इन्फ्लेशन को सिचुएशन को लाता है, पर अभी जो एमएमटी थ्योरी है वो ये बताती है कि एमएमटी का मतलब होता है मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी। मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी अभी हाल में ही डिस्कवर की गई, मतलब ज़्यादा चर्चा में है। वैसे ये 1971 में पहला पेपर इसका पब्लिश हुआ था। तो एमएमटी पॉलिसी ये कहती है कि गवर्नमेंट प्रिंट कर सकती है अपनी बोरोइंग को कम करने के लिए, और फिर ज़्यादा अगर इन्फ्लेशन आ जाए तो गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है। ठीक है, तो और तीसरा जो रीज़न है, मतलब एक तरीके से सोल्यूशन है, वो है डिसइन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट जो भी अननेसेसरी अगर कुछ उसकी कंपनीज हैं, कुछ वेल्थ है, अगर वो लॉसेस में चल रही है तो उसे वो बेच सकती है। ठीक है, और उससे जो पैसा होगा इससे अपने जो डेफिसिट है उसको पूरा कर सकती है। ठीक है, एंड द बोरोइंग फॉर द इंटरनेशनल मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन अदर कंट्रीज लोअरिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट रेवेन्यू। ठीक है, अब हम ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने तीनों बजट डिस्कस कर लिए। अब देखो लिखा है यहाँ पर की डाटा गिवन है और लिखा है रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट फाइंड आउट करो। ठीक है, अब हमें पता है रेवेन्यू डेफिसिट पहले आता है। रेवेन्यू डेफिसिट कैसे निकाला जाता है? तो रेवेन्यू डेफिसिट जो है, रेवेन्यू डेफिसिट जो है कैसे निकाला जाता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस में रेवेन्यू, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ठीक है, अब देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, हाँ ये रहा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 1110 गिवन है, और रेवेन्यू रिसिप्ट्स कितनी है? 70 है। तो 1170 से जाएगा तो 40 आ जाएगा। इसका मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट जो है कितना गिवन है? 40 गिवन है। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? मैंने बताया था फिजिकल डेफिसिट जो एक तरीके से बोरोइंग्स ही होती हैं। ठीक है, तो लिखा है इसमें कि कैपिटल रिसिट्स नेट बोरोइंग्स ऑफ नेट बोरोइंग्स, तो ये कितना 90 की बोरोइंग्स गिवन है। तो इसका मतलब ये कितना होगा? ये 90 होगा। और प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? फिजिकल डेफिसिट माइनस में इंटरेस्ट पेमेंट। तो प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? प्राइमरी डेफिसिट जो होता है वो फिजिकल डेफिसिट माइनस में इंटरेस्ट रेट पेमेंट। ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट। तो फिजिकल डेफिसिट 90 है, माइनस में जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो 20 है। तो इसमें से हम क्या करेंगे तो प्राइमरी डेफिसिट कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा। तो आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट जो मैंने इस लेक्चर में बताए वो आपको सभी को क्लियर हो। अगर क्लियर नहीं है तो आप कमेंट में रीच आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये लेक्चर यहीं तक था। थैंक यू।